हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। हमारी सीरीज चल रही है जहां पे हम पॉलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चंस के साथ, और सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं देख रहे हैं, साथ ही साथ जितने भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं उसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस सीरीज में आज ये हमारी 5वीं वीडियो है। उम्मीद करता हूँ इससे पहले जो 4 वीडियोज आए हैं वो ज़रूर आपने देखा होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट मैंने उन प्रीवियस सेशंस में समझाए हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया है कि हमारे इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं और सिर्फ क्वेश्चंस रटा नहीं रहे। मैं आपको क्वेश्चंस रटा नहीं रहा हूं। मेरी कोशिश यह है कि मैं आपको साथ ही साथ कंसेप्ट भी बता दूं, क्योंकि कंसेप्ट भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो ना आपको सिर्फ फैक्ट्स ही रटने हैं और ना ही आपको कंसेप्ट पे ही ज्यादा फोकस करना है। कंसेप्ट पे तो फोकस करना ही करना है, पर क्या होता है कि कंसेप्ट का काम आता है मेंस में। तो मेंस की आंसर राइटिंग के लिए आपका परसेप्शन डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और परसेप्शन आप तभी डेवलप कर पाओगे जब आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। तो उसी वजह से फैक्ट्स के साथ साथ हम कंसेप्ट्स को भी देख रहे हैं। यही हमारी सीरीज की ऑब्जेक्टिव है, यही हमारी सीरीज का एजेंडा है। तो इसी के साथ पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रीएम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर इलॉबरेटेड इन, यानी कि प्रीएम्बल में जो सारी चीजें दी गई हैं वो फर्दर संविधान के किस पार्ट में मेंशन है, किस पार्ट में किया गया। क्या वो फंडामेंटल राइट्स में है, क्या वो डीपीएसपी में है, क्या वो डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में है, या इन सब में से कहीं भी नहीं है। तो इसका आंसर है भाइयों, जो प्रीएम्बल में चीजें मेंशन की गई हैं। सबसे पहली बात तो प्रीएम्बल में क्या क्या बोला गया, कुछ टर्म्स हैं उसको देखिए। प्रीएम्बल ये कहता है कि एंश्योर करेगा, संविधान एंश्योर करेगा जस्टिस, जस्टिस यानी न्याय, इक्वालिटी, इक्वालिटी मीन्स समानता, लिबर्टी, और लास्ट में फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा। तो प्रीएम्बल ये कहता है कि जो हमारा संविधान है, यानी कि जो भारतीय संविधान है, वो इंश्योर करेगा जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। तो ये फर्दर सारी चीजें कहां मेंशन है, ये फर्दर चीजें मेंशन है आपकी डीपीएसपी में है, फंडामेंटल राइट्स में, और साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। क्योंकि ये सारी चीजें इस वजह से मेंशन करी गई थी क्योंकि जब हमें आजादी मिली सन 47 में, तो इंडिया एक गरीब देश था, बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी, शिक्षा बहुत कम थी, उतना ज्यादा लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं था। इसीलिए जस्टिस, जब तक आपको न्याय नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, आप किसी नए देश में, इंडिपेंडेंट देश में बहुत सारी चीजें होंगी, तो आपको न्याय मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ इक्वालिटी, क्योंकि उससे पहले अगर हम ब्रिटिश रूल या मेडिवल इंडिया या एशियंट इंडिया की बात करें, तो जो सोशल स्ट्रक्चर था वो कहीं ना कहीं अनइक्वल था। भारतीय सोसाइटी जो थी वो कहीं ना कहीं अनइक्वल थी, कास्ट टैबू में बटी हुई थी, रिच अमीर और गरीब का फासला था। तो उसको कैसे कम करोगे, उसको तभी कम करोगे ना जब सब बराबर हो जाएंगे। तो इक्वालिटी, लिबर्टी, अगर आपके पास लिबर्टी नहीं है तो आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर पाओगे। और कोई भी इंडिपेंडेंट, कोई भी नया देश आज़ाद हो रहा है, कोई भी देश जब आज़ाद हो रहा है तो उसकी जनता अगर अपनी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर सकती है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए आज़ाद नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो जो देश है वो भी ग्रो नहीं करेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, जितना आप इंडिविजुअली ग्रो करोगे, उतना आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करोगे। जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो करेगी वैसे वैसे एक देश ग्रो करता चला जाएगा। सो वेरी इक्वली इंपॉर्टेंट लिबर्टी। एंड आखिरी में फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा। आज़ादी मिली, 47 में आज़ादी मिली, पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, बंटवारा हुआ, बहुत से लोग डिस्प्लेस हुए, बहुत से लोगों की जान गई, बड़ा ही दर्दनाक मंजर था। तो फ्रेटर्निटी यानी कि अब जो भारत आज़ाद हुआ है, जो हो गया सो हो गया, अब जो भारत आज़ाद हुआ है उसमें भाईचारा होना चाहिए। क्यों भाईचारा? क्योंकि इंडिया एक हेट्रोजीनियस सोसाइटी है। इंडिया इज नॉट अ होमोजीनियस सोसाइटी। यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज है, डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट रिलीजन्स है। तो आपस में जब तक भाईचारा नहीं होगा, जब तक हम आपस में प्रेम नहीं बांटेंगे, हम भाईचारा नहीं करेंगे, तो एक कम्युनल हार्मोनी नहीं डेवलप हो पाएगी। और जब तक कम्युनल हार्मोनी डेवलप नहीं होगी, इंडिया एज अ नेशन ग्रो नहीं कर सकता। और अगर इंडिया एज अ नेशन को ग्रो करना है तो भाईचारा बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि फ्रेटर्निटी, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये बड़े ही 4 इंपॉर्टेंट स्तंभ हैं किसी भी नेशन को ग्रो करने के लिए। तो ये प्रीएम्बल में मेंशन किया गया था। एंड इसको फर्दर
कौन इंप्लीमेंट करता है या किसके वजह से संविधान में कौन से ऐसे प्राविधान है जिसमें ये सारी चीजें मेंशन है, वो आपका फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, ये मौलिक अधिकार है। फिर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, मौलिक कर्तव्य। मैं आपको बार बार कहता हूं कि संविधान ने, देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, पर हमारा भी कर्तव्य है, हमारी भी ये मौलिक कर्तव्य है कि हम भी वापस देश को बहुत सारी चीजें दें। तो ये फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज गोज हैंड इन हैंड, दे आर ऑल अलोंग इन द सेम डायरेक्शन। एंड द लास्ट इज डीपीएसपी। तो प्रियम्बल की चीजें मेंशन कौन कौन से प्रावधान में है? फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया और फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया। ये 4 वर्ड क्यों मेंशन किए गए थे प्रियम्बल में? देखिए, यही मैं बता रहा हूं ये सीरीज हमारी कैसे डिफरेंट है। ये 4 मेंशन वर्ड्स आपको कहीं भी नेट पे मिल जाएंगे, पर इसके पीछे आपको एक सोच डेवलप करनी पड़ेगी कि ये 4 शब्द क्यों डाले गए प्रियम्बल में, रीजन क्या था? जस्टिस, न्याय मिलेगा, नया भारत, नया देश आजाद हुआ है। इक्वालिटी, सब बराबर होंगे, जब सब बराबर होंगे तो तभी तो सब खुश होंगे ना। लिबर्टी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेटर्निटी, भाईचारा, बिना भाईचारे के तो इंडिया ग्रो ही नहीं कर सकता है। तो दैट्स व्हाई these 4 keywords are mentioned in preamble, and further they are elaborated in fundamental rights, DPSP and fundamental duties. Clear हो गया? I hope आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। Now move to the second question. Which among the following is the correct expression of the term secular in India? भारत एक सेकुलर देश है। जब से आजाद हुए हैं, जब से आजादी मिली है सन 47 से, हम एक सेकुलर देश हैं। पर क्या टर्म है, क्या वो क्या डिफिनेशन है जिससे ये डिफाइन होता है कि भारत एक सेकुलर देश है? वो ऑप्शन है आपका कि देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, यानी कि भारत में जो राज्य है, जो स्टेट है, स्टेट यानी कि सरकार की बात कर रहे हैं। स्टेट यानी कि चाहे वो सेंट्रल सरकार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो राज्य, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, स्टेट का ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। यही मतलब है आपका, यही डिफाइन करता है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। यानी कि इंडिया जो स्टेट है उसकी ड्यूटी है कि वो हर रिलीजन को इक्वल समझे। हर एक रिलीजन, हर एक धर्म स्टेट की नजर में इक्वल है, इक्वली रिस्पेक्ट करनी है और इक्वली प्रोटेक्ट भी करना है। तो ये जो टर्म है कि स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं और साथ ही साथ स्टेट की ये ड्यूटी है कि हर रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करनी है और साथ ही साथ इक्वली प्रोटेक्ट भी करना है। इस वजह से जो इंडिया का सेकुलरिज्म है, इट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव सेकुलरिज्म। इंडिया का जो सेकुलरिज्म का स्ट्रक्चर है, इट्स कॉल्ड अ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। वहीं अगर हम वेस्टर्न नेशंस की बात करें, यूरोप की बात करें, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, यूएस की बात करें, तो दे फॉलो अ सेक्युलरिज्म विच इज कॉल्ड एज नेगेटिव सेक्युलरिज्म। ये पॉजिटिव सेक्युलरिज्म और नेगेटिव सेक्युलरिज्म क्या है, इसको समझते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको जरूर समझिए। वेस्ट में क्या है? वेस्ट के सेक्युलरिज्म की पॉलिसी ये है कि स्टेट यानी कि सरकार और रिलीजन पूरी तरीके से अलग है। यानी कि स्टेट बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं करेगा रिलीजन में, बिल्कुल भी अपनी दखल अंदाजी जो स्टेट है, मैं वेस्टर्न नेशंस की बात कर रहा हूं। वेस्टर्न नेशंस का कंसेप्ट क्या है कि द स्टेट विल नॉट इंटरफियर व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, मतलब रिलीजन के मामले में जो सरकार या जो स्टेट है वो इंटरफियर नहीं करेगा। इस वजह से ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है आपका सेकुलरिज्म का। आप कहोगे तो अच्छी बात है ना कि जो सरकार है वो इंटरफेयर नहीं कर रही है, अच्छी बात है, ये तो समझते हैं। पॉजिटिव सेकुलरिज्म क्यों कहा जा रहा है इंडिया को? इंडिया का जो सेकुलरिज्म है पॉजिटिव सेकुलरिज्म क्यों कहा जा रहा है? उसे इस वजह से सेकुलरिज्म, पॉजिटिव सेकुलरिज्म कहा जा रहा है क्योंकि स्टेट सबको, सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट कर रही है, इक्वली रिस्पेक्ट कर रही है। साथ ही साथ स्टेट पूरी तरीके से अपना इंटरफेरेंस नहीं हटा रही है। वो कैसे? क्योंकि किसी रिलीजन में अगर कोई चीज खराब है, कोई इविल चीज है, तो स्टेट इसको रिमूव कर सकती है। यानी कि नेगेटिव सेकुलरिज्म, यानी कि अगर हम वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को समझें
तो ये है कि स्टेट पूरी तरीके से कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी रिलीजन के मामले में। तो रिलीजन में कोई भी ईवल हो, कुछ भी ऐसी रिचुअल्स चल रहे हो, कुछ भी ऐसे कंसेप्ट कस्टम्स चल रहे हो जो कि कहीं ना कहीं समाज में किसी भी व्यक्ति के लिए शायद वो अच्छी चीज ना हो, पर स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। पर यही अगर हम बात करें भारत में, तो स्टेट ऐसा नहीं है कि वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है या सबको प्रोटेक्ट कर रहा है, पर अगर कोई चीज रिलीजन की कोई चीज खराब है तो स्टेट के पास ये राइट है कि उसको वो हटा दे या रिमूव कर दे। जैसे सती प्रथा, जैसे आपका चाइल्ड मैरिज, ये क्या है? ये रिलीजन के कस्टम है, टैबू है भाई। ये क्या था? ये रिलीजन का टैबू था। इसको क्या अपने आप हटाया? नहीं हटाया गया, स्टेट का इंटरफेरेंस था, हटाया गया, बैन किया गया। लेटेस्ट में जैसे ट्रिपल तलाक हो गया। ट्रिपल तलाक क्या था? जजमेंट आया ना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, बिल पेश किया गया था पार्लियामेंट में। तो क्या था? इंटरफेरेंस है पर किन चीजों के लिए? जो रिलीजन में कुछ चीजें ईवल हैं। ऐसा नहीं, बहुत सारे धर्म अच्छे होते हैं, पर हर चीज में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें ईवल हो जाती हैं, कुछ ऐसे कस्टम्स होते हैं जो बहुत सालों से चलते चले आते हैं। तो उन चीजों से अगर कोई भी व्यक्ति समाज में अगर हैम्पर हो रहा है तो उसको स्टेट हटा सकता है उस प्राविधान को। तो ये है, इस वजह से इसे पॉजिटिव सेकुलरिज्म दिया गया है। इंडिया के सेकुलरिज्म को पॉजिटिव सेकुलरिज्म कहा गया है। वहीं व्हेन वी टॉक अबाउट द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, दैट्स कॉल्ड अ नेगेटिव सेकुलरिज्म, बिकॉज स्टेट इन वेस्टर्न नेशंस स्टेट एंड रिलीजन्स आर टोटली बाइफरकेटेड, यानी कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये इस क्वेश्चन को समझाने का सीधा मतलब मेरे को आपको बताना था कि नेगेटिव सेकुलरिज्म का मतलब क्या है और पॉजिटिव सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, और इंडिया पॉजिटिव सेकुलरिज्म फॉलो क्यों करता है और किस वजह से इसे पॉजिटिव सेकुलरिज्म कहा जाता है। क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर आप नेट पे मिल जाएगा, पर ये जो कंसेप्ट मैंने बताया है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म, नेगेटिव सेकुलरिज्म, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्पेशली फॉर मेंस आंसर राइटिंग। और चाहे वो यूपीएससी की बात हो, चाहे स्टेट पीसीएस की बात हो, भले ही स्टेट पीसीएस के मेंस के आंसर बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग वहां पे चेक होती है। तो ये चीज दोनों ध्यान रखिएगा। डिफाइन तो मैंने सब सिंपल बता दिया कि भैया स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, पर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेकुलरिज्म वाला कंसेप्ट था, ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भैया विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट, यानी कि इंडिया में किस जगह पे सेकुलर स्टेट है, ये कहां पे मेंशन है भैया? इसका सीधा आंसर है प्रियम्बल। कुछ नहीं करना है। देखिए, इससे पहले मैंने बस बढ़िया सा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन डाला, आपको कंसेप्ट बताया, अब एक इजी वाला क्वेश्चन दे दिया। हर चीज क्या होती है, हर समय लाइफ में हार्ड चीजें नहीं करनी है। इसी तरह जैसे ना आप जिस दिन आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, पढ़ाई नहीं कुछ भी, आप किसी भी फील्ड में हो, इफ यू आर इन एनी फील्ड, और किसी दिन आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा मेहनत किया, तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, कुछ मूवी देख लीजिए, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। इसी तरह से कुछ अभी हमने बहुत अच्छा कंसेप्ट समझा, नेगेटिव सेकुलरिज्म, व्हाट इज नेगेटिव सेकुलरिज्म, व्हाट इज पॉजिटिव सेकुलरिज्म, और उसके बाद हम एक इजी क्वेश्चन देख लिए, तो कॉन्फिडेंस और आ गया। तो किसमें दिया है भाई? इजी सा क्वेश्चन है। किसमें मेंशन है कि इंडिया सेकुलर स्टेट है? कहाँ मेंशन है? कोई आपसे पूछ लेगा, बताओ भाई कहाँ मेंशन है, कहाँ लिखा हुआ है सेकुलर हो, कहाँ लिखा हुआ है, बताओ हमको। तो तुम कहोगे भैया प्रियम्बल में लिखा हुआ, देख लो प्रियम्बल में लिखा हुआ है। तो इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट कहाँ मेंशन है? इट्स इन प्रियम्बल। विच ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बडीड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये सारे क्वेश्चंस ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है भाई, और ये पूछता है प्रियम्बल में, स्पेसिफिकली स्टेट पीसीएस के तो ये सब बड़े फेवरेट क्वेश्चंस हैं, तो घुमा के पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस रखे हैं। तो कौन सा इन चारों में से है जो टर्म है जो प्रियम्बल में मेंशन नहीं है? तो वो है आपका भैया इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं मेंशन है। इकोनॉमिक लिबर्टी इज अ डिफरेंट थिंग। लिबर्टी ऑफ थॉट, आपको सोचने का, थॉट क्या, आप जितना थॉटफुल होगे, जितना आप अपने थॉट्स में रहोगे। थॉट्स मतलब ये नहीं कि आप खो गए, गुम हो गए और शायर बन गए, दैट्स नॉट थॉट। थॉट मतलब आप सोच रहे हो कि आपको क्या करना है, आप थॉट्स में हो कि हाँ मुझे ये करना है ना, आपने अपना दिन प्लान किया हुआ है, हर चीज प्लान करी हुई है, तो वो वाला थॉट। ये नहीं कि आप खो गए हैं, लेटे हुए हैं, वो वाला थॉट नहीं, ठीक है। आपके पास थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट। देन लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, आपने आपके थॉट्स हैं, थॉट से आपने नॉलेज एक्वायर किया, अब उस नॉलेज को अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, क्या मतलब है उस नॉलेज का? सो लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, एंड देन लिबर्टी ऑफ बिलीफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी फील्ड में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन और यूपीएससी और एनी स्टेट पीसीएस, किसी भी फील्ड में लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है ब्रो,
मतलब लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने ऊपर बिलीफ होना चाहिए। जब तक आप में बिलीफ नहीं होगा, ठीक है, आप आती हुई चीजें मिस कर जाओगे। तो बिलीफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड लिबर्टी ऑफ बिलीफ, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, प्रियम्बल में मेंशन नहीं है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सोशल इक्वालिटी इज नॉट गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सोशल इक्वालिटी इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सीधा आंसर है सोशल इक्वालिटी इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमारे देश में, हमारे संविधान में सामाजिक समानता की सुविधा दी गई है, यानी कि सभी लोग समान हैं। सोशल इक्वालिटी क्या होता है? सब समान है। तो सोशल इक्वालिटी कहां पे मेंशन है आपका? आर्टिकल 15, राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 15 कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है भाई, सभी लोग। जैसे कुछ चीजें ऐसे होती थी ना पहले, इंडिपेंडेंट जब इंडिया नहीं था, कुछ ऐसी चीजें थी कि कुछ लोगों को कहीं पे कुछ स्पेसिफिक जगह पे एंट्री मना थी, नहीं जा सकते थे, सोशल कैरेक्टर या सोशल सोसाइटी अलाउ नहीं करता था। पर जैसे ही देश आजाद हुए सारी चीजें खत्म हो गई। कुछ ऐसा नहीं है, आपको जहां जाना है वहां जाइए। हाँ, कुछ उनके कंडीशंस होंगे, जहां आप जा रहे हैं उनका कुछ एक टाइम होगा, वो टाइम के हिसाब से जाइए। ऐसा नहीं कि 6 से 10 से अगर 6 है तो आप फिर रात में 10 बजे जा रहे हैं, तो वो अलग चीज़ है। पर आप फ्री हैं, कोई पूरी सोशल इक्वालिटी गारंटीड है हमारे संविधान में। आर्टिकल 15 से आर्टिकल 16 से आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18, 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 आर्टिकल सिर्फ एक राइट के लिए हैं, मौलिक अधिकार, मतलब यानी कि राइट टू इक्वालिटी। तो इससे पता चलता है कि जब हमको जब आज़ादी मिली थी तब इंडिया एक अनइक्वल सोसाइटी थी। तो इस वजह से इस इक्वालिटी को अचीव करने के लिए 5 आर्टिकल्स मेंशन किए गए हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 एंड इन लास्ट आर्टिकल 18। सो सोशल इक्वालिटी इज प्रिटी मच guaranteed in our constitution through article 15 and 16। क्लियर हो गया? इसका आंसर ये है। सोशल इक्वालिटी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रियम्बल। मतलब प्रियम्बल में ये 4 स्टेटमेंट हैं। प्रियम्बल से देखिए बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और प्रियम्बल्स के ना ये मैंने थोड़े अच्छे क्वेश्चंस रखे हैं, वो एकदम वही नहीं टर्म्स वाले नहीं रखे हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके अंडरस्टैंडिंग में भी डेवलप करेंगे। तो प्रियम्बल में क्या क्या चीजें? सबसे पहले तो यह कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रिपेयर किया गया था, बाद में वही प्रियम्बल बना। मैंने आपको बताया कि भैया जब संविधान बन रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठे, और तो ये बात हुई कि हम जो संविधान बनाने जा रहे हैं, आजाद भारत के लिए एक संविधान बनाने जो जा रहे हैं, उस संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तब पंडित नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया, और उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताया कि हमारा उद्देश्य क्या है, संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है। और जैसे ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ, अनोनिमसली सभी ने एक मत में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को पास कर दिया, एंड बाद में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही प्रियम्बल बोला गया। तो पूरी तरीके से सही है कि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से स्टार्ट हुआ प्रियम्बल का सफर, और अपने मंजिल में पहुंचा प्रियम्बल बन के। एकदम सही है। इट इज नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर। बिल्कुल सही है, सही स्टेटमेंट। व्हाट इज जस्टिसिएबल? यानी कि यह प्रकृति में न्याय संगत नहीं है। जस्टिसिएबल नहीं है। जस्टिसिएबल क्या होता है भाई? अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट इज जस्टिसिएबल इन नेचर। यानी कि अगर स्टेट यानी कि सरकार, स्टेट आपका अगर फंडामेंटल राइट किसी न किसी तरीके से छीन रही है या वॉलेट कर रही है, तो आपके पास राइट है आपके पास राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहां पहुंचे और वहां पे बोलें पीआईएल के थ्रू कि मेरे फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हो रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। बट इट डजंट गो विद द प्रियम्बल। यानी कि प्रियम्बल में अगर कुछ चीजें मेंशन हैं और उसके अकॉर्डिंग कोई बिल पर प्रेजेंट हो रहा है पार्लियामेंट में और पास हो गया, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि यह बिल प्रियम्बल को वॉलेट कर रहा है। तो प्रियम्बल इज नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर। प्रियम्बल एक ऑब्जेक्टिव की तरह, एक समराइजेशन की तरह है। हमारा संविधान बहुत बड़ा है, अगर उसको समराइज करना हो, किसी को बताना हो, तो वो प्रियम्बल को रेफर करेगा। प्रियम्बल में सारी चीजें मेंशन की। तो इट्स अ समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर। इट कैन नॉट बी अमेंडेड। पूरी तरीके से गलत स्टेटमेंट है भाई। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत है। क्यों? प्रियम्बल एक बार अमेंड हुआ है। प्रियम्बल इज अमेंडेड ओनली वंस। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अमेंड हुआ था, और 3 वर्ड जोड़े गए थे भाई। सेकुलर था, सोशलिस्ट था और इंटीग्रिटी।
तो ऐसा तो है नहीं कि भाई प्रियम्बल अमेंड नहीं हो सकता है, अमेंड नहीं हो सकता है, एक ही बार अमेंड हुआ है, पर एक ही बार अमेंड हुआ है अभी तक। इट कैनॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यह संविधान के वरिष्ठ प्रावधानों की अवहेलना नहीं कर सकता है। ये पूरी तरीके से गलत है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रियम्बल है वो संविधान को ओवरराइड नहीं कर सकता है, यानी कि अगर प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में इन केस कुछ ऐसे क्लॉजेस हुए जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उसमें ऐसा नहीं है कि प्रियम्बल को ऊपर रख देंगे ना। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, यानी कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। और प्रियम्बल, अगर प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कुछ ऐसे क्लॉजेस हैं जो प्रियम्बल में भी मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखा जाएगा, क्योंकि भाई भारत में संविधान जो है वो पूरी तरीके से सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, भारतीय संविधान सबसे बड़ा है। क्लियर हो गया? इजी क्वेश्चन है। द वर्ड सेकुलरिज्म वाज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया कि भाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 3 वर्ड जोड़े गए थे, सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट और आपका इंटीग्रिटी। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन यानी कि जो शिक्षा है वो किस लिस्ट में है? देखिए 3 तरह की लिस्ट है हमारे संविधान में, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एंड इन द लास्ट अ कंकरेंट लिस्ट। तो शिक्षा जो है यानी कि जो एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा सोच रहे हैं आप कि कंकरेंट लिस्ट का मतलब ये होता है कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, दोनों इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है उस पर कानून बना सकते हैं। तो शिक्षा को स्टेट लिस्ट में नहीं क्यों रख दिया, या शिक्षा को यूनियन लिस्ट में ही क्यों नहीं रख दिया, कंकरेंट में ही क्यों रखा? ये सोचना चाहिए आपको, क्योंकि भाई इंडिया इतना बड़ा देश है, तो सिर्फ एक पे जिम्मेदारी देना ना, ये नहीं सही है कि सिर्फ यूनियन ही, मतलब यानी कि केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी है कि वही शिक्षा प्रोवाइड करे, और यह भी सही नहीं है कि सिर्फ राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी हो कि अपने राज्य में सिर्फ राज्य सरकार ही शिक्षा प्रोवाइड करे। दोनों मिल के काम करें, यानी कि कोऑपरेशन। जब तक कोऑपरेशन नहीं होगी राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तब तक एजुकेशन जो है वो ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंच पाएगी। ग्रास रूट लेवल यानी कि बहुत ही एकदम, और गांव में, शहरों में तो एजुकेशन है, गांव में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे आज भी उतना इंटरनेट नहीं है। हमें लगता है ना कि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बूम हो गया है, बहुत ज़्यादा बूम हुआ है आफ्टर कोविड, तो बहुत ही ज़्यादा बूम हुआ है, पर ऐसे आज भी बहुत ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, जहाँ पे नेटवर्क्स नहीं आते हैं। तो अभी भी एजुकेशन, हाँ एजुकेशन में हम बहुत अच्छा अचीव कर रहे हैं, पर अभी वो ऐसा नहीं हुआ है कि 100% वो हो चुका है। अभी हम अचीव कर रहे हैं, करते रहेंगे। एट टाइम एक ऐसा एक समय आएगा जहाँ पे शिक्षा जो है वो हर एक भारतीय के पास शिक्षा होगी, और शिक्षा अगर आपके पास हो जाएगी, आप अगर एजुकेटेड हो जाएंगे, आपकी थिंकिंग हो जाएगी, आपका एक परसेप्शन डेवलप हो जाएगा, फिर आप किसी लाइफ में कहीं कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इफ़ यू हैव द नॉलेज यू कैन अचीव एनीथिंग, एवरीथिंग। तो शिक्षा कंकरेंट लिस्ट में रखा है, ये तो आसान है, पर क्यों रखा है उसका रीजन बता दिया। मैं यही बार बार आपसे सीरीज से कह रहा हूं कि रटा नहीं रहा हूं, रटाने के साथ साथ आपको लॉजिक भी बता दे रहा हूं, जहां पे जो चीज आपकी, जहां पे आपका ये दिमाग खुले ना, वो जब कंसेप्ट आपका दिमाग खुलने लग जाएगा ना, तब आप समझ लेना कि हाँ यार अब मुझे समझ में आ रहा है, मेरा सही बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शेड्यूल डज द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड, यानी कि कितने कॉन्स्टिट्यूशन है भैया? 12 शेड्यूल है। सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल हैं। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है, 12 शेड्यूल है, याद कर लेना भाई। किस आर्टिकल के तहत पंचायत राज संविधान में कंस्टिट्यूट की जा सकती है? इसका भी सीधा आर्टिकल है, सीधा आंसर है आर्टिकल 40। एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि कोशिश करिएगा कि डीपीएसपी, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51 एंड 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। आई एम नॉट सेइंग यू शुड मग अप दिस, मतलब इसको आपको रटना नहीं है, बट क्या करिएगा कि 2 से 3 बार एग्जाम से पहले, जब आपका एग्जाम हो उससे 1 हफ्ते पहले या कुछ दिन पहले 2-3 बार रीड कर लीजिएगा डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स, और किस आर्टिकल में क्या चीज़ है ये, और साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कर लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछ देता है, स्टेटमेंट दे देता है, और उस स्टेटमेंट में मेंशन किया रहता है कि इन सब में से कौन सी चीज़ें, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट नहीं बनाता है, या कौन सा स्टेटमेंट डीपीएसपी का पार्ट नहीं बनाता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आर्टिकल 40 के तहत है।
पर ये डीपीएसपीज और फंडामेंटल ड्यूटीज एक बार कोशिश करेगा कि आप 2-3 बार रीड कर लें, रटने की कोशिश मत करिएगा। रीड कर लेंगे तो एक बार आपके ब्रेन में होल्ड हो जाएगा, दिमाग में चीज़ें होल्ड हो जाएंगी। अगर आप रीड के रहेंगे तो एग्जाम में जब वो आएगा तो वो आपको हो जाता है, लाइट अप हो जाता है वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 भारत के संविधान का क्या कहता है? वो ये कहता है कि इंडिया, आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। एक क्वेश्चन और यहां से बनता है, एक स्टेटमेंट आ जाएगा कि इंडिया बीइंग अ फेडरल नेशन, बीइंग अ फेडरल कंट्री, इन आर्टिकल 1 इज देयर अ प्रेजेंस ऑफ फेडरल टर्म, यानी कि फेडरल टर्म और फेडरेशन, क्या ये टर्म प्रेजेंट है आर्टिकल 1 में या कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आप कहेंगे नहीं, इंडिया आर्टिकल 1 में फेडरेशन टर्म मेंशन नहीं है। रादर देन इट स्टेटेड दैट आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये ध्यान रखिएगा कि फेडरल कंट्री है, इंडिया इज अ फेडरल नेशन, पर ये जो टर्म है फेडरेशन या फेडरल, ये मेंशन नहीं है। इसको ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ये कई बार पूछ लेता है और कंफ्यूजन में क्या होता है, बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं और आपको लगता है यार फेडरल कंट्री तो है ही, तो फेडरेशन, फेडरल का टर्म प्रेजेंट हो गई, तो लोग मार देते हैं आंसर सही, पर ये गलत आंसर है, फेडरेशन नहीं है। तो इंडिया, आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, क्योंकि आर्टिकल 1 में ये डिस्क्राइब किया गया है। आर्टिकल 1 में जब कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बैठे थे और सारी चीजें डिस्कशन कर रहे थे, जिस तरह से सारे संविधान बन रहे थे, तो उसमें ये बताया गया कि हम स्टेट्स को, इंडिया जो है एक अनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, एक अनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, यानी कि यूनियन कभी नहीं टूट सकता है। हम स्टेट्स को, इंडिया को हम स्टेट्स में इस वजह से डिवाइड कर रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इतने स्टेट्स को क्यों डिवाइड किया गया है, हम स्टेट्स को इस वजह से डिवाइड कर रहे हैं, इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स इस वजह से ला रहे हैं क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, तो जितनी बड़ी कंट्री एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करने में उतना ही मुश्किल, इस वजह से हम स्टेट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ईज आउन हो जाए, वो आसान पड़ जाए। इस वजह से अभी भी डिबेट चलती है कि कई ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं इंडिया में, बहुत बड़े बड़े स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी, जैसे उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, अराउंड 22-23 करोड़ की पॉपुलेशन है, पाकिस्तान के करीब पॉपुलेशन है उसकी, पाकिस्तान एक देश जो है उसके करीब पॉपुलेशन है। तो आजकल ये काफ़ी टाइम से, आजकल तो नहीं, कुछ टाइमों से डिबेट में है, ये चर्चा है कि क्या भारत को और नए स्टेट्स की ज़रूरत है, क्या डज इंडिया नीड्स न्यू स्टेट्स मोर, यानी कि बड़े राज्यों को बाइफरकेट करके, बैल्कनाइज करके छोटे छोटे राज्यों में उन्हें बांट देना चाहिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो जाए। तो इस पे आपकी क्या राय है, आप कमेंट अगर चाहें तो कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि इंडिया को नए स्टेट्स की ज़रूरत है, यानी कि जो बहुत बड़े स्टेट्स हैं उनके कुछ छोटे छोटे स्टेट्स कर दे ताकि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से चल सके, या आप चाहते हैं कि नहीं जैसा चल रहा है वैसे सही है। ये आपकी राय, अगर आप चाहें कमेंट करिएगा। मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या थिंकिंग है इस पर। तो एक क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन में बता रहा हूं क्या कहना चाह रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन देके घबराइएगा मत। सबसे पहली बात तो ये है कि एग्जाम में जब इतने बड़े क्वेश्चंस आते हैं ना, जो बहुत बड़े क्वेश्चंस रहते हैं ना, उसका आंसर सबसे आसान होता है। तो कभी भी ना क्वेश्चन देख के, वो मैं पाकिस्तान का फेवरेट डायलॉग बोलता हूँ ना, कि सबसे पहले कुछ ऐसा बड़ा स्टेटमेंट है ना, तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 लिस्ट होती है, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड लास्ट इज कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं और कंकरेंट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद भी अगर कुछ सब्जेक्ट बचते हैं, तो वो पावर किसके पास है? क्या स्टेट के पास है या पार्लियामेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, किसके पास है? तो इन स्टेट्स के बाद, अगर उसके बाद भी इन लिस्ट के बाद यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के बाद भी अगर कोई सब्जेक्ट बच रहे हैं, तो वो रेसिडुअल लिस्ट में जाते हैं, या रेसिडुअल पावर होता है, उसे रेसिडुअल पावर कहते हैं। और उन सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ठीक है, पार्लियामेंट के पास है। इसको ध्यान रखना यार, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है और मिस हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिस होने चाहिए आपके। यानी कि यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स डाले गए, स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स इंडक्ट किए गए, फिर कंकरेंट लिस्ट में, उसके बाद अगर कुछ सब्जेक्ट्स बच रहे हैं, तो वो पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ वो रेसिडुअरी पावर जो है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी
पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है, इसको ध्यान रखना। किस पार्ट में फंडामेंटल राइट है? आसान क्वेश्चन, थोड़ा कभी कभी इजी क्वेश्चन भी डालना चाहिए यार, इजी क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सबको पता होगा कि किस पार्ट में भैया फंडामेंटल राइट एक्सप्लेन किया गया, दैट इज इन पार्ट 3। कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। एक और इजी क्वेश्चन ले लीजिए। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ, ये बात है डीपीएसपी। पार्ट 3 आपका हो गया फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 4 हो गया आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4A हो जाता है आपका फंडामेंटल ड्यूटी, आसान है। पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, यानी कि म्युनिसिपैलिटीज की अगर हम बात करें, म्युनिसिपैलिटीज या पंचायत की बात करें, तो ये किस पार्ट में है आपका, किस शेड्यूल में आपका, किस शेड्यूल्स में है आपका? तो ये आपका 9th शेड्यूल। ये भी इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, कोई खास लॉजिक नहीं है, कोई खास लॉजिक नहीं है। 9th शेड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में कितनी भाषाएं रिकॉग्नाइज्ड करी गई हैं? तो इसका आंसर है 22। इजी से क्वेश्चन है। 22 लैंग्वेजेस हैं। किस शेड्यूल में है? 8th शेड्यूल में है। 8th शेड्यूल में है। सवाल ये उठता है कि 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस के लिए क्यों रिजर्व किया गया? देखिए, इंडिया में सिर्फ एक बोली नहीं बोली जाती। इंडिया एक, मैंने आपको कितनी बार बता चुका हूं कि इंडिया इज अ हेट्रोजीनियस सोसाइटी। तो हेट्रोजीनियस सोसाइटी मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट ट्राइब्स, और जब अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग भाषाएं होंगी, अलग अलग स्क्रिप्ट होंगी, अलग अलग लैंग्वेजेस होंगी। तो हर लैंग्वेज, ऐसा नहीं ना कि ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज हैं, इंडिया बहुत बड़ा राज्य है, कोई बहुत ऐसे एरियाज में जहाँ पे रीच नहीं है, तो उनकी लैंग्वेजेस को इंपॉर्टेंस देने के लिए, कंजर्व करने के लिए आपका शेड्यूल यानी कि लैंग्वेज शेड्यूल बनाया गया, जो कि आपका 8th शेड्यूल है, जिसमें 22 लैंग्वेजेस को यानी कि 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज्ड किया गया है संविधान के द्वारा। क्लियर हो गया? ऑब्जेक्टिव यही था कि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस अक्रॉस इंडिया बोली जाती हैं, उन सब का प्रमोशन हो, उन सब की कल्चरली प्रमोट किया जाए। तो इस उद्देश्य, इस टारगेट की वजह से आपका शेड्यूल 8 जो है उसमें 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज्ड किया गया है आपका संविधान के द्वारा। इजी सा क्वेश्चन था। और इसी के साथ आपका ये जो सीरीज है, ये जो वीडियो है, ये भी एंड होता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बताई है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव सेकुलरिज्म, उसको जरूर से ध्यान में रखिएगा। और जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है कि आपको क्या लगता है कि क्या डज इंडिया नीड बिगर स्टेट्स और न्यू स्टेट्स, या आपको मानना है कि क्या बड़े स्टेट्स को छोटे छोटे स्टेट्स में करना चाहिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और रीच हो सके? अपने आंसर्स कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड आपसे मुलाकात करेंगे इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।